हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर्स यूनिवर्स। आज हम क्लास 3 लेके आए हैं जिसमें इकोनॉमिक एनालिसिस पे बात होगी। यह कोर्स बिगिनर्स के लिए है जो लोग इन्वेस्टमेंट को एकदम नहीं समझते हैं। ये कोर्स थोड़ा छोटा रहेगा, लगभग 10, 12, 8, 9 लगभग मोटा मोटी जितना दिन जाता है तो इतना क्लास में ख़त्म हो जाएगा ये कोर्स। उसके बाद फिर अगला कोर्स आएगा। अभी थोड़ा सा जो लोग इकनॉमी वगैरह समझते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, लेकिन मैं आपसे अपील करूँगा कि आप लोग ये कोर्स देखिए और अपने प्रॉब्लम को टेलीग्राम चैनल पे बात कीजिए। और उसके बाद मैं फिर एक कोर्स लेके आऊँगा, फिर बिगनिंग से ही वो कोर्स फिर वो होगा और वो और डिटेल में वो और कम्प्रिहेंसिव कोर्स होगा। तो इकोनॉमिक एनालिसिस क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले इम्पोर्टेंट स्टेप है फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए इकनॉमी का मूल्यांकन करना, इकनॉमी को इवेलुएट करना, इकनॉमी को समझना कि इकनॉमी कहाँ पे, इकनॉमी क्या सिग्नल कर रहा है, कौन से इंडस्ट्री को लेने के लिए सिग्नल कर रहा है, कौन से कंपनी को खरीदने के लिए सिग्नल कर रहा है। इकनॉमी को समझना ज़रूरी इसलिए होता है कि स्टॉक मार्केट की ओवरऑल स्थिति को अच्छे से समझा जा सकता है। मेन तो खेल यहीं स्टॉक मार्केट में है। अगर आप इकनॉमी समझ जाइएगा ना तो आपकी जो गाड़ी है ना वो चल पड़ेगी एकदम। तो सिंपल सा लॉजिक है, इकनॉमी तभी बढ़ती है जब सब जो इंडिकेटर होता है इकनॉमी का, जैसे रेपो रेट, जैसे क्रूड ऑयल, जैसे फॉरेक्स, सब चीज़ मैटर करता है, इन्फ्लेशन सब चीज़ मैटर करता है। और इंडस्ट्री और कंपनी भी फ़ायदे में रहती है, इकनॉमी एक्सपेंड होती है तब, और उनका भी विकास होता है। इसी तरह से इकनॉमी जब सिकुड़ती है, जब रिसेशन आता है, जब मंदी का दौर आता है, तो इंडस्ट्री और कंपनी परेशान हो जाती हैं। इसलिए लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर होता है ना, उनको हमेशा ये सलाह रहती है कि निवेश से पहले, इन्वेस्टमेंट से पहले इकनॉमी को अच्छी तरह समझ लें। इकनॉमी ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप 8-10 क्लास में समझ लीजिएगा। आपको बहुत सा चर्चा हम लोग को टेलीग्राम चैनल पे करना होगा। तो चर्चा के लिए मैंने बनाया तो है चैनल, आप लोग आइए। जब इकनॉमी एक्सपेंड करने लगती है ना, तब इन्वेस्टमेंट करने का टाइम होता है। और जब इकनॉमी रिसेशन में जाने वाली हो, सिकुड़ने वाली हो, तो डाइवेस्ट कर जाना चाहिए, कंपनी से बेच के निकल जाइए, आगे बढ़ जाइए। तो कुछ इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक फैक्टर है जो फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को क्या क्या एनालाइज करना है इकोनॉमी में? वैसे ये जो मैं अभी ये कुछ इंडिकेटर के बारे में बात करूँगा अभी, ये अंत नहीं है। मैं फिर से जो 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है उस पर फिर से बात करूँगा। अभी ये लगभग 30 के आसपास इंडिकेटर पे मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे इंडिकेटर है जो हम लोग को समझना होता है कि जैसे मान लीजिए जीडीपी है, जीडीपी का ग्रोथ रेट जो होता है ना, वो जैसे अभी 8.2 आया है प्रेजेंट टाइम में, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्रोथ रेट आया है। ये इन्वेस्टमेंट करने का एकदम सही टाइम है। तो ये सब चीज़ आपको समझना पड़ेगा। जैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, तो जैसे अभी मोदी गवर्नमेंट है सत्ता में, तो स्टेबल गवर्नमेंट है, यानी जल्दी हिलने वाली नहीं। ये इकनॉमी के लिए, कंपनी के लिए, शेयर मार्केट के लिए अच्छी खबर है। कंज्यूमर स्पेंडिंग अभी बढ़ रहा है, ये फिर ये अच्छी खबर है। इन्फ्लेशन घटा है, वो एक अच्छी खबर है अपनी इकनॉमी के लिए। तो अभी सब चीज़ फेवरेबल है। इंटरेस्ट रेट जो है वो अभी रेपो रेट घटने वाला है, फेड रेट घटने वाला है, तो ये फिर एक अच्छी खबर है। तो इससे ज़्यादा और क्या अच्छा खबर चाहिए आपको? और सब चीज़ क्या सिग्नल कर रहा है कि एकदम सही टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। अब जैसे मान लीजिए कि एग्रीकल्चर और मानसून अच्छा हुआ है। अब आज सुबह में हम लोग बात किए थे कि न्यूज़ में कि फर्टिलाइज़र 6% से इसका ख़रीद बढ़ गया है। तो मतलब कि फिर आगे भी मानसून अच्छे रहने का उम्मीद है, क्योंकि फर्टिलाइज़र सेल बढ़ा है तो पैदावार अच्छा होगा। गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट किस ओर इशारा कर रहा है, कौन से कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने वाला है गवर्नमेंट का बजट, ये सब चीज़ हम लोग को समझना है।
अब कॉरपोरेट टैक्स स्ट्रक्चर, अब सरकार को लगभग जो बड़े कॉरपोरेट होते हैं जैसे अंबानी हुए, अडानी हुए, ये लोग गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा टैक्स देते हैं। हमको लगता है कि देश का अच्छा खासा जो कमाई होता है ना, ये जो कॉरपोरेट होता है ना, उन्हीं से आता है। तो लगभग सब चीज़ सेस वगैरह मिला के 43-45% टैक्स होता है, और रंगदारी वगैरह मिला दीजिएगा तो हमको लगता है कि टैक्स 50% के आसपास है। तो कंज्यूमर स्पेंडिंग हम लोग समझ लिए, देख लिए हैं। फिर से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये सब डिटेल में भी बात करेंगे हम लोग। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, कॉर्पोरेट टैक्स स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ हम लोग को समझना है। तो एक्सचेंज रेट क्या होता है, अभी मान लीजिए कि $1 के लिए हम लोग को कितना पैसा पे करना पड़ रहा है, 89.50 के आसपास $1 के लिए हम लोग को पे करना है। तो ये सब चीज़ हम लोग को जानना है। अब मान लीजिए कोई यूट्यूब में अर्निंग करता है, तो यूट्यूब में अर्निंग मान लीजिए तो वो वहाँ पे तो फ़ायदा डॉलर में आता है, तो वो कन्वर्ट हो के हम लोग को इतना पैसा मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा यानी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या काम कर रही है, ये सब चीज़ हम लोग को समझना है। डेमोग्राफी, अब यंग एज कितने लोग हैं, बूढ़े कितने हैं, माइग्रेशन कितना हो रहा है, ये सब चीज़ हम लोग को जानना है। कंज्यूमर का सेंटिमेंट इकोनॉमी के रिलेटेड क्या है, ये सब चीज़ हम लोग को जानना है। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग का है इकोनॉमिक इंडिकेटर में, वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, हिंदी में अगर कहा जाए तो राजनीतिक स्थिरता का मतलब क्या है कि देश में जो सरकार लगातार काम कर रही है, भरोसेमंद और बिना बार बार बदलाव के चल रही है कि नहीं। अभी फ़िलहाल आप प्रेजेंट टाइम में बोल सकते हैं कि ये अभी जो गवर्नमेंट है सत्ता में, वो अभी स्टेबल गवर्नमेंट है। स्थिर सरकार होने से नीतियाँ लगातार विकास की होती चलती रहती है, योजनाएं आसानी से लागू होती हैं। राजनीतिक स्थिरता से विदेशी निवेश बढ़ता है, वो अलग बात है कि अभी निवेश घट रहा है। तो क्योंकि निवेशक का भरोसा मजबूत होता है, अभी निवेशक का भरोसा डगमगा गया। ये एक अनफेवरेबल चीज़ इंडिया के साथ हो रही है, सब चीज़ फेवरेबल है, ये FII का भाग जाना, ये एक अनफेवरेबल चीज़ चल रहा है इंडिया में। स्थिर माहौल में आर्थिक विकास, रोजगार और व्यापार को बढ़ावा मिलता है। स्थिर माहौल रहेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगा ही ना। अभी 8.2 GDP ग्रोथ रेट है, याद रखिएगा। राजनीतिक अस्थिरता होने से नीतियों में अनिश्चितता हो, निवेश कम और आर्थिक चुनौती बढ़ जाती है। मान लीजिए कि कोई ऐसी सरकार है जो स्टेबल नहीं है, जो मान लीजिए कि कोई ऐसी सरकार है जो बहुत से यानी पिलर पे खड़ी है। मान लीजिए कि एक RJD का पिलर है, एक समाजवादी पार्टी का पिलर है, एक कम्युनिस्ट पार्टी का पिलर है, एक सपोज दैट कोई और यानी ममता बनर्जी का पिलर है, और एक आप मान लीजिए चंद्रबाबू नायडू का पिलर है। सपोज दैट ये एक मतलब कि ये ठोस बात मैं नहीं कर रहा। और सत्ता में मान लीजिए कि जीतन राम मांझी प्रधानमंत्री हो गए हैं, और बल पे चल इस कुर्सी को संभालने के लिए इतना बल चल रहा है, मतलब तो होता है कि अनस्टेबल गवर्नमेंट है। जीतन राम मांझी बोलेंगे कि हमको मुसहर राष्ट्र बनाना है, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा। अब यानी अब जो सत्ता में रहता है तो वो अपने हिसाब से काम करता है। तो स्थिरता से देश में कानून व्यवस्था मजबूत रहती है। तो अभी की जो सरकार है वो कानून व्यवस्था पे, रोड बनाने पे, सब चीज़ पे अच्छा काम कर रही है। और सबसे अच्छी बात स्टॉक मार्केट के लिए कैपिटलिज्म को फेवर करती है हमारी जो अभी मौजूदा सरकार है। और अगर मिली जुली सरकार आएगी तो सोशलिज्म को फॉलो करेगी, तो फिर अनबैलेंस हो जाएगा सब चीज़। तो कैपिटलिज्म को फेवरेबल करने वाली सरकार जो शेयर मार्केट के लिए अच्छी होती है, ये सब चीज़ जनता का भरोसा बढ़ता है और शेयर मार्केट फलता फूलता है, ग्रीनरी में रहता है। अगला जो टॉपिक है GDP, इसके ग्रोथ रेट पे हम लोग को नज़र रखने का है। फ़िलहाल में 8.2 है, ये सब चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो GDP सिंपल में अगर समझना हो, किसी देश में साल में बनने वाले सभी गुड्स और सर्विस मतलब टीचिंग या फिर सॉफ्टवेयर हम लोग बेच रहे हैं जो भी, के टोटल मार्केट प्राइस को हम लोग GDP में तौलते हैं। मान लीजिए कि एक इकनॉमी एक प्याज बनाती है मान लीजिए, ठीक है, या ये प्याज का कीमत मार्केट में है 100 रुपया किलो,
और इतना ही चीज़ मान ली 100 रुपये किलो यानी मार्केट में बिक रहा है प्याज, इतना ही चीज़ नहीं, एक आध चीज़ और हम लोग जोड़ लेते हैं कि सपोज दैट 5 रुपये का पेन भी इकोनॉमी बना रही है, सपोज दैट पंखा बना रही है 80 रुपये का, या फिर मान लीजिए कि एक और सामान कोई बनाता है 15 रुपये का बल्ब भी इकोनॉमी बना रहा है। तो पूरा जो इकोनॉमी है ना जीडीपी, इतना ही देश मान लीजिए बना रहा है, तो 200 रुपया ना जीडीपी हो गया। अब जीडीपी ग्रोथ रेट कैसे बढ़ रहा है वो एक अलग किस्सा है, इस पर हम लोग अगर बात करने आएंगे तो ये एक लंबा डिस्कशन हो जाएगा हम लोग का, फिर हम लोग बात करेंगे। अगर आप लोग प्रॉब्लम पूछिएगा टेलीग्राम चैनल पे कमेंट में तो बिल्कुल इस पर डिटेल में बात करेंगे। तो यह आर्थिक सेहत दिखाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है। जीडीपी बढ़ने का मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। अब मान लीजिए कि अब 2 रुपया का खैनी भी और बनने लग गया इकनॉमी में, तो फिर जीडीपी 202 रुपये की हो जाएगी। तो जितना चीज़ बढ़ेगा, जितना चीज़ एक्सपोर्ट होगा विदेश में, हम लोग जितना चीज़ बेचेंगे वो हम लोग को और फ़ायदा होगा। जीडीपी घटने से इकोनॉमिक रिसेशन आने का खतरा हो जाता है, कम रोजगार होता है, कम यानी निवेश होता है, ये सब समस्याएं बढ़ जाता है। जीडीपी को 3 तरीकों से मापा जाता है: उत्पादन मेथड मैन्युफैक्चरिंग, आय इनकम मेथड, व्यय विधि मतलब खर्च एक्सपेंडिचर मेथड। ये सब 3 तरीका है। वैसे ये स्टॉक मार्केट में अगर आप काम कर रहे हैं तो ये तीनों आपको अभी नहीं जानना। अगर डिटेल में आप इकोनॉमी डिटेल में आप लोग मतलब कि और एकदम गहराई से घुसना चाहिएगा ना, तब आपको नीड आएगा। लेकिन फ़िलहाल आपको ग्रोथ रेट लेके चलिए सिर्फ। तो हाई जीडीपी से देश में लोगों की जीवन स्तर में अच्छाई बढ़ती है, कमाई की क्षमता बेहतर होती है। तो अगला जो हम लोग का है आईआईपी डेटा। आईआईपी डेटा जो होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ये 3 सेक्टर को ना का हर महीने डेटा आता है इनका। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को 1 ईयर का देखना होता है। तो आईआईपी देश में न मैन्युफैक्चरिंग में होने वाला बदलाव का को मापने का एक इंडिकेटर है। इसमें मुख्य रूप से यही बात यहाँ लिखा हुआ है, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर शामिल होता है, मैन्युफैक्चरिंग भी। आईआईपी बढ़ने का मतलब है कि देश का उत्पादन और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ रही है। आईआईपी घटने पर समझा जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग की गति धीमी हो रही है। यह इंडिकेटर देश के आर्थिक स्थिति, खासकर मैन्युफैक्चरिंग हेल्थ को समझने में हेल्प करता है। आईआईपी को हर महीने जारी किया जाता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए 1 ईयर का इम्पोर्टेंट होता है। अगला जो न्यूज़ है कंज्यूमर स्पेंडिंग, कि जो दुकान में मतलब इकोनॉमी कोई चीज़ बेच रही है तो लोग कस्टमर पहुंच रहे हैं कि नहीं इसको ख़रीदने के लिए, कि खाली दुकान में खाली माल पड़ा हुआ है, इकोनॉमी में माल पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं। कंज्यूमर स्पेंडिंग मतलब लोग सामान और सर्विस को खरीद रहे हैं कि नहीं, देश का डिमांड और आर्थिक गतिविधि को दर्शाता है। कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ने से व्यवसाय में सेल बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ता है और अर्थव्यवस्था तेज़ी से आगे बढ़ती है। यदि खर्च कम हो जाए तो मांग घटती है। अभी आप इकोनॉमी में डिमांड ज़्यादा है, औद्योगिक गति धीमी है, अर्थव्यवस्था पर दबाव आता है। यह जीडीपी का बड़ा हिस्सा होता है और आर्थिक विकास का मुख्य चालक माना जाता है। लोगों की आय, रोजगार, महंगाई और ब्याज दरें ये सभी कंज्यूमर स्पेंडिंग को प्रभावित करती है। अगला जो हम लोग का टॉपिक है ना, इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन मतलब कि मान लीजिए कि कोई केला अगर कोई इकोनॉमी बना रही है, वो केला का कीमत है 5 रुपया, एक केला की कीमत, और उसी केला का कीमत 6 रुपया हो गया। इकोनॉमी 10% से क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन 10% महंगा, मतलब कि महंगाई बढ़ गई। आदमी के पास तो पैसा उतना ही है, खरीदने की क्षमता उतना ही है, लेकिन सामान का दाम बढ़ गया। यही है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब है लगातार कीमत में बढ़ोतरी। जब महंगाई बढ़ती है तो पैसे की खरीद क्षमता, परचेजिंग पावर डॉलर कम हो जाती है। अब अभी परचेजिंग पावर अब देखिएगा तो $1 बराबर 89.50, ये 89 बहुत बुरा स्थिति चल रहा है। ये बुरा स्थिति हुआ है एफआईआई के भागने की वजह से।
तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन से जीवन यापन महंगा हो जाता है, बचत लोगों का कम हो जाता है, खर्च बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन बढ़ने का कारण है मांग अधिक और सप्लाई कम। इसका मांग अधिक होगा और सप्लाई कम होगा तो महंगाई बढ़ जाएगा, और कच्चे माल का कीमत बढ़ जाएगा ना, इसका जो बीज बिया जो भी चीज़ होता है वो बढ़ेगा, तो मैन्युफैक्चरिंग लागत बढ़ जाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकती है। इंटरेस्ट रेट अगला टॉपिक है हम लोग का। अब रेपो रेट अभी घटने वाला है, आप लोग को तो ये मालूम है, हम लोग रेगुलर बात कर रहे हैं न्यूज़ वाले पोर्टल चैनल पे अपने। इंटरेस्ट रेट वह प्रतिशत है जो पैसा उधार लेने पर चुकाना पड़ता है, यह बचत निवेश पर कमाई के रूप में मिलता है। मोटा मोटी बात यह है ना कि रेपो रेट जब कम होता है ना, आरबीआई जो है वो रेपो रेट मान लीजिए कम कर दिया, तो रेपो रेट कम होगा ना तो बैंक का इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा। जब इंटरेस्ट रेट कम होगा ना तो आम लोग को ना लोन, यानी घर का होम लोन, बाइक लोन, कार लोन और भी जो भी लोन होता है वो सस्ता हो जाता है। तो लोग ना उधार लेके खर्च करना जैसे स्टार्ट करते हैं, वैसे कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ने लग जाता है। कंज्यूमर स्पेंडिंग जैसे बढ़ेगा तो सब कंपनी का सामान बिकने लग जाएगा, कंपनी का सामान बिकने लग जाएगा तो यानी हरियाली आने लग जाएगी शेयर मार्केट में। तो ब्याज दर घटने से लोन सस्ते होते हैं, जिससे खर्च और निवेश बढ़ता है। आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए इंटरेस्ट रेट को नियंत्रण में रखती है। ब्याज दर अर्थव्यवस्था में मांग, महंगाई और निवेश पर सीधा असर डालती है। अगला जो टॉपिक है मानसून। ये जो मानसून है, मान लीजिए अभी मानसून अच्छा होगा तो चावल ज़्यादा होगा, गेहूँ ज़्यादा होगा, प्याज ज़्यादा होगा, केला ज़्यादा होगा। तो मानसून अच्छा होने से ना यानी शेयर मार्केट में हरियाली आता है। तो भारत की कृषि काफ़ी हद तक मानसून पर निर्भर करती है, सही बात है। अच्छा मानसून होने पर फसल उत्पादन बढ़ता है, किसानों की आय बढ़ती है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। खराब या कमज़ोर मानसून से फसल खराब हो जाती है और महंगाई बढ़ जाती है। कृषि उत्पादन बढ़ने से खाद्य कीमत स्थिर रहती है, जिससे महंगाई नियंत्रण में रहती है। अभी जो है चावल का उत्पादन बढ़ गया है, प्याज का उत्पादन बढ़ गया है, अब बांग्लादेश पाकिस्तान से खरीद रहा है, हम लोग के पास बचा रह जाए तो सस्ते में ना बिकेगा। मानसून का असर जीडीपी, ग्रामीण मांग, फर्टिलाइजर बिक्री, ट्रैक्टर, बीज, कृषि उपकरणों की मांग पर भी पड़ता है। अगला जो टॉपिक है गवर्नमेंट बजट। अगर गवर्नमेंट बजट है, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट बोली कि अब हम लोग की इकोनॉमी में पंखा बनाने वाले कंपनी को छूट मिलेगा, पंखा जो बनाती है उसको छूट मिलेगा, तो पंखा का अब मान लीजिए पंखा कोई तूफ़ान कंपनी मान लीजिए पंखा बनाती है, तो क्या होगा कि तूफ़ान खुश हो जाएगा, बजट में तो हमको मेरे लायक बात हुआ है, तो तूफ़ान कंपनी तो बढ़ेगा ही। और जो लोग शेयर प्राइस मान लीजिए 50 का तूफ़ान का लिए हुआ है, वो शेयर प्राइस हो जाएगा 70 का, 90 का, तो ये तो फ़ायदा ही ना है। तो गवर्नमेंट बजट पे इसलिए नज़र रखा जाता है बारीकी से। गवर्नमेंट बजट साल में एक बार होता है, जिसमें सरकार अपनी रेवेन्यू, अपना खर्च बताती है, अपना कमाई बताती है, अपना खर्च बताती है। अगर सरकार का खर्च उससे आय में ज़्यादा हो जाए तो बजट डेफिसिट कहते हैं। अगर सरकार का खर्च आय से ज़्यादा हो जाए तो बजट डेफिसिट होता है। जनरली इंडिया में ना बजट डेफिसिट रेगुलर रहता है, क्योंकि सरकार जितना कमाती नहीं है उससे ज़्यादा खर्च करती है, उधार लेती है खाली अमेरिका से, चाइना से, यानी क्या बोलते आईएमएफ से। घाटा पूरा करने के लिए सरकार कर्ज लेती है और बॉन्ड जारी करती है। ज़्यादा बजट घाटा होने से महंगाई बढ़ जाती है, आर्थिक स्थिरता प्रभावित होती है। संतुलित बजट से देश की फाइनेंशियल स्थिति मजबूत होती है, निवेश का भरोसा बढ़ता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक देश और बाकी दुनिया के बीच होने वाले सभी आर्थिक लेन देन का रिकॉर्ड है। मान लीजिए कि एक इंडिया है वर्सेज पूरा दुनिया से हम क्या ले रहे हैं, इसका यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट भी निगेटिव में ही रहता है। दो अकाउंट में दर्शाया जाता है, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट में व्यापार, सेवाएं, आय और ट्रांसफ़र, और कैपिटल और निवेश, कर्ज, एफडीआई, एफपीआई, यही है।
मेन हम लोग का करेंट अकाउंट इम्पोर्टेंट है देखने का, करेंट अकाउंट डेफिसिट में ही रहता है रेगुलर। अगर देश की आय ज़्यादा और भुगतान कम हो तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस होता है। अगर भुगतान ज़्यादा और आय कम हो तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होता है। जनरली इंडिया का डेफिसिट में ही रहता है। मजबूत बीओपी से रुपया स्थिर होता है, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है और अर्थव्यवस्था सुरक्षित रहती है। अगला जो टॉपिक है फॉरेक्स रिजर्व, अभी हम लोग का 688 बिलियन डॉलर इंडिया के पास है और लगभग 5 बिलियन डॉलर आरबीआई बेचा है रुपया को स्टेबल करने के लिए, फिर भी रुपया स्टेबल नहीं है, अभी और बिकेगा। ये एक यानी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इससे आदमी कर्ज चुकाता है, इंपोर्ट करता है सामान तो इससे पेमेंट करता है। तो यहाँ लिखा हुआ फॉरेक्स रिजर्व वह पूंजी है जिसे देश डॉलर, यूरो, सोना और विदेशी संपत्तियों के रूप में सुरक्षित रखता है। इसका उपयोग इंपोर्ट भुगतान जो जैसा मैंने बताया, पैसा को स्टेबल रखने के लिए आर्थिक संकट के समय किया जाता है। अभी आर्थिक संकट का समय है। फॉरेक्स रिजर्व से रुपया मजबूत रहता है, अभी रुपया कमज़ोर है। फॉरेक्स रिजर्व का और भी बहुत सा काम है रुपया मजबूत करने के साथ साथ। देश की अंतर्राष्ट्रीय साख बढ़ती है, ठीक है, अभी स्टेबल अच्छा पैसा हम लोग के पास है। कम रिजर्व होने पर रुपये पर दबाव बढ़ता है, महंगाई और आर्थिक अस्थिरता बढ़ जाती है। फॉरेक्स ऑफ रिजर्व बैलेंस ऑफ पेमेंट एफडीआई, एफपीआई और निर्यात आयात में से प्रभावित होता है। अगला जो टॉपिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर रोड रहेगा तो यानी कंपनी का कम खर्च होगा, अगर पानी की व्यवस्था अच्छा रहेगा, बिजली की व्यवस्था अच्छा रहेगा तो विकास और तेज़ी से दोगुना तिगुना स्पीड से होने लग जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर वह मूल ढांचा है जो किसी देश को की आर्थिक गतिविधियों को चलाने में हेल्प करता है, जैसे सड़क, बिजली, रेल, पानी आदि। आर्थिक विकास में भूमिका, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर से उद्योग, व्यापार और सेवाओं में गति बढ़ती है, लागत कम होती है, निवेश आकर्षित होता है। अब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है, सोशल भी होता है, डिजिटल भी होता है। आज तीनों पे सरकार हम लोग की काम कर रही है। रोजगार बढ़ता है, आर्थिक स्थिरता बढ़ती है, सरकार की भूमिका बहुत ज़्यादा है इस चीज़ को करने में। अगला है डेमोग्राफी। अगर मान लीजिए कि आप बेच रहे हैं ईयरफोन, ईयरफोन बेचने खरीदेगा कौन? यंगस्टर। तो ये आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि यंगस्टर कितना है। अगर मान लीजिए कि कान से ज़्यादा मतलब ऊंचाई से सुनने वाला मशीन जो होता है वो आप बेचना चाहते हैं, तो आपको सोचना बुजुर्ग आबादी कितना है जिसका कान में प्रॉब्लम है। तो ये डेमोग्राफी इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इकोनॉमिक दृष्टिकोण से, इकोनॉमिक डायरेक्शन नज़रिए से। तो इकोनॉमिक डिस्कशन अभी रुकेगा नहीं, अभी और भी है, अभी और टॉपिक है जिस पे हम लोग को बात करना है। और भी बहुत से इंडिकेटर हैं, कहाँ से हम लोग को डेटा निकालना है, कहाँ समझना है, ये सब चीज़ें बात करेंगे हम लोग। अगर आप ये पीपीटी चाहते हैं या चैट करना चाहते हैं शेयर के रिलेटेड, शेयर मार्केट के रिलेटेड, इंडियन इकोनॉमी के रिलेटेड, तो मेरा टेलीग्राम चैनल आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, बिंदास आइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।